हाय गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज से हम एक नई सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही साथ जितने भी पीआईबी रिपोर्ट्स आते हैं, पीआईबी रिपोर्ट्स का मतलब है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जितने भी रिपोर्ट्स आते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, कैबिनेट की तरफ से जितने भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती है, उन सब का ब्यौरा हमें मिल जाएगा। क्योंकि जब भी कोई स्कीम लॉन्च होता है या गवर्नमेंट कोई एक्टिविटी करती है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उन सब रिपोर्ट को हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे डे बाय डे। ठीक है, तो आज से ये शुरू हो रहा है और रेगुलर बनता रहेगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में, उसके बाद पीडीएफ नोट्स बनाने में, उसके बाद रिकॉर्ड करने में, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। तो अगर ये सीरीज़ सक्सेसफुल रहा, क्योंकि सक्सेसफुल तभी रहेगा जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तो आप लोग अगर शेयर करोगे, और मैं ज़्यादा टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ, अगर डेली 1K व्यूज़ भी आने लगेंगे इन वीडियोज़ पे, तो मैं इसको रेगुलर करूँगा। अदरवाइज़ मैं इसको बंद कर कर दूँगा, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, और टाइम लगने के बाद भी अगर रिज़ल्ट अच्छा ना आए तो फिर सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करने का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं इसको बंद कर दूँगा 5-10 दिन के बाद, अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो इसको शेयर करके, अगर मैं बहुत ज़्यादा टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ, 1K व्यूज़ डेली आने लग जाएंगे तो मैं इसको सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। आज 25 दिसंबर है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। राष्ट्रीय किसान दिवस किस प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? क्योंकि मैंने नोट्स हिंदी में बनाए हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि आपको हिंदी समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं इन सबको आपको इंग्लिश में भी बताता चलूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय किसान दिवस किस प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? ठीक है, द नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे? तो ये मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के बर्थडे के अवसर पर, यानी कि जयंती के अवसर पर। और ये कब मनाया गया? हाल ही में मनाया गया, 23 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, कब? 23 दिसंबर को मनाया गया था। और ये उनकी कौन सी जयंती थी? ये उनकी 133वीं जयंती थी। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट ने एनएफडीसी के साथ कितने फिल्म प्रभागों के विलय को मंजूरी दी है? अच्छा देखिए, हिंदी में बहुत कठिन शब्द है, तो आपको समझ आने में दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि कैबिनेट ने एनएफडीसी के साथ कितने फिल्म प्रभागों के विलय को मंजूरी दी है? कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ हाउ मेनी फिल्म मीडिया यूनिट्स विथ एनएफडीसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एनएफडीसी के साथ जो अलग अलग फिल्म मीडिया यूनिट्स हैं, इनको मर्ज करने के पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है कि जब कोई विभाग या जब कोई सेक्टर किसी एक अथॉरिटी के अंडर में होता है, किसी एक अथॉरिटी के कंट्रोल में होता है, तो उसका बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है, या फिर जो भी डिज़ायर्ड गोल्स होते हैं उनको हम अच्छे से अचीव कर पाते हैं। इसी को देखते हुए कैबिनेट ने एनएफडीसी के साथ, अच्छा एनएफडीसी का मतलब क्या है? तो एनएफडीसी का पूरा नाम है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो कितने यूनिट्स को एनएफडीसी के कंट्रोल में लाके रख दिया है कैबिनेट ने? तो ऐसे 4। ठीक है, कितने? 4 अलग अलग यूनिट्स को एनएफडीसी के कंट्रोल के अंदर में दे दिया है। अच्छा, वो 4 अलग अलग यूनिट्स कौन है? तो वो 4 अलग अलग यूनिट्स है। द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, पहला हो गया द डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। दूसरा है द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, द नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तीसरा है द चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, एंड फोर्थ है द फिल्म डिवीज़न। तो ये 4 अलग अलग यूनिट्स थे जो कि अलग अलग काम कर रहे थे। इन सबको अब एनएफडीसी के कंट्रोल में रख दिया गया है। ठीक है, और एनएफडीसी का पूरा नाम मैंने आपको बताया, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार डीटीएच ऑपरेटरों को कितने वर्षों के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा? अच्छा, अभी एक गाइडलाइन आया है जो कि रिवाइज्ड गाइडलाइन है।
जिसके अंतर्गत जो डीटीएच सर्विस ऑपरेटर्स थे, जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उनको पहले 10 साल का लाइसेंस दिया जाता था। तो अब इसे रिवाइज जो गाइडलाइन है उसमें इससे 10 से बढ़ा करके 20 साल का कर दिया गया है। ठीक है, तो अब कितने सालों के लिए इन्हें मिलेगा लाइसेंस? 20 वर्षों के लिए मिलेगा। ओके, और ये 20 वर्षों के लिए जो लाइसेंस मिलेगा, इनका लाइसेंस फ़ी कैसे लिया जाएगा? तो गवर्नमेंट इसका लाइसेंस फ़ी लेगी क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, कैसे? क्वार्टरली बेसिस पे लाइसेंस फ़ी लेगी, और सर्विस प्रोवाइडर चाहे तो 10 साल के लिए रिन्यू भी करा सकती है अपने लाइसेंस को। तो ये कुछ दिशा निर्देश थे जो कि संशोधित दिशा निर्देश हैं डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए, तो इसे भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका जो पीडीएफ फाइल है ये आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ मैं फेसबुक पेज पे भी इसको अपलोड कर दूंगा। एनसीईआरटी जोन का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा, और दोनों का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस देश के साथ संशोधित हवाई सेवा पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? कैबिनेट ने किस देश के साथ संशोधित हवाई सेवा पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो फिलीपींस के साथ दी है, अफगानिस्तान के साथ दी है, क्या दोनों के साथ दी है? ठीक है, तो आपको बताना है, कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ रिवाइज्ड एयर सर्विस अग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इन दोनों कंट्रीज के साथ, फिलीपींस के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। ठीक है, ऊपर के दोनों, तो ये थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल उपरोक्त दोनों, फिलीपींस और अफगानिस्तान दोनों के साथ। अच्छा, तो ये संशोधित हवाई सेवा पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी क्यों दी है? तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सिविल एविएशन रिलेशन है ना दोनों कंट्री के बीच का, इंडिया और फिलीपींस के बीच का, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का, ये क्या होगा? ये मजबूत होगा। ठीक है, और अभी जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर है वो कौन है? वो है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, ये जो हमारा ये मिला है दिशा निर्देश डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए, या फिर ये फिल्म विभाग जो है, कैबिनेट ने एनएफडीसी के साथ इन 4 का मर्जर कर दिया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो ये दोनों, चाहे एनएफडीसी की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले, ये दोनों किया गया है किसके द्वारा? जो हमारा ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, उसके द्वारा। और अभी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के हमारे जो मिनिस्टर है वो कौन है? वो है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन लेते हैं। 5th क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मामलों की कैबिनेट समिति ने शेड्यूल जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कितना पैसा निवेश करने की मंजूरी दी है? तो अर्थशास्त्रों मामलों की कैबिनेट समिति ने यह फैसला लिया है। ठीक है, कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच इन द पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर द शेड्यूल कास्ट। तो कितने पैसे की मंजूरी दी है कि आफ्टर मैट्रिक, जो पोस्ट मैट्रिक के बाद जो पढ़ाई होती है, उसके लिए जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितने पैसों की मंजूरी दी गई है, कि उनके ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा? तो उनके ऊपर 59,048 करोड़ की मंजूरी दी है कैबिनेट ने। इतना पैसा उनके ऊपर स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा, जिसमें से कुछ रुपए, जिसमें से लगभग 75% रुपीज़ इन रुपए में से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, और बाकी बचे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके तरफ से दिया जाएगा। ओके, चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आर्मी वर्जन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह आप देखोगे MRSAM लिखा रहता है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि आर्मी वर्जन है। यानी कि इस मिसाइल को स्पेशली किसके लिए बनाया गया है? आर्मी के लिए बनाया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DRDO, इसरो, IAI या नासा, किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, DRDO का पूरा नाम क्या होता है? DRDO का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
और अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। तो इसका काम क्या है? ये जो मिसाइल बना है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको जो लॉन्च किया गया है, तो इसकी क्वालिटी क्या है, मतलब इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि इसने क्या किया है, आकाश में उड़ते हुए हाई स्पीड अनमैन्ड जो एक एरियल टारगेट इसको दिया गया था, आकाश में जैसे जब भी युद्ध होता है तो हर तरफ से वार किया जाता है, चाहे जल से हो, थल से हो या आकाश से हो। तो इस मिसाइल को एक टारगेट दिया गया, हवा में वो टारगेट दिया गया कि मान लो कि हवा में कोई दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उसे ये किस तरीके से टैकल करेगा। तो अनमैन्ड वो था, ठीक है, अनमैन्ड था, यानी कि उसमें कोई इंसान नहीं था, बस एक तरीके से अनमैन्ड वो एयर टारगेट इसको दिया गया था और इसने पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया इस मिसाइल ने उस टारगेट को, ठीक है। तो ये जो अभी लॉन्च किया गया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये किसके काम में आएगा? तो ये आर्मी के काम में आएगा, ओके। और इसे डीआरडीओ ने लॉन्च किया है और अभी हमारे हाल में अभी फ़िलहाल हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो है राजनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरो इंडिया प्रदर्शनी 3 से 5 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन करेगा? तो एयरो इंडिया जो एग्जीबिशन हो रहा है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री इसका आयोजन कर रही है? तो देखिए, एयरो इंडिया 2021 जो होगा, ये कब से कब तक होगा? 3 से 5 फरवरी के बीच में होगा, 2021 में 3 से 5 फरवरी के बीच ये एग्जीबिशन होगा। और इसे कंडक्ट कौन करा रहा है? तो इसे कंडक्ट करा रहा है रक्षा मंत्रालय, ओके। कौन? रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रभावी ढंग से कोविड का पूर्ण रूप सॉरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने, अच्छा, एक यहाँ पे कोविन नाम का, माफ़ करिएगा, ये यहाँ पे प्रिंट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, यानी कि जो कौन सी मिनिस्ट्री हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन दोनों ने मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कोविन। क्या नाम है? COWIN, कोविन। तो कोविन एक पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि क्या होगा, कोविड के जो वैक्सीन्स है वो नेशनली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, ठीक है, सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, इसलिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है इन दोनों मंत्रालय के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि कोविन का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम क्या है कोविन का? तो कोविन का पूरा नाम क्या है? कोविन का पूरा नाम है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। क्या है? थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन, ओके। चलिए, अच्छा, अगर बात करें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हमारे मिनिस्टर कौन है, साथ ही साथ जो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हमारे कौन है मिनिस्टर, तो ये हमें आपको पता है, डॉक्टर हर्षवर्धन इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है? निम्नलिखित में से किसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है किसने? ये जीता है NTPC ने। किसने? NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने जीता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 में ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स मीट का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated the GIST meet at IISF 2020? अभी चल रहा है हमारा इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 चल रहा है। इसमें जो ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स मीट है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? किस राज्य ने पुरुषों के हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू होस्ट द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? तो ये की है ओडिशा ने घोषणा की है होस्ट करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनने जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनने जा रहा है? दी लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज गोइंग टू बिल्ड इन विच स्टेट? तो ये भी उड़ीसा में बनने जा रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में। कहाँ पे? उड़ीसा के राउरकेला में। और इसी स्टेडियम में मेजबानी करने की घोषणा की है उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, उन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने यूके में पाए गए कोविड-19 के नए स्ट्रेन के खिलाफ एहतियात के तौर पर 24 दिसंबर से 8 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है? ठीक है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 8 डेज नाइट कर्फ्यू फ्रॉम 24 दिसंबर अगेंस्ट द न्यूली डिटेक्टेड स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 इन यूके? तो ये किया है किसने, ये घोषणा किसने की है? ये की है कर्नाटक ने। और अभी जब ये पीडीएफ बन चुका था तब ये एक न्यूज़ अपडेट हुआ कि कर्नाटक ने इसकी घोषणा तो कर दी थी, लेकिन उन्होंने वापस से इसको क्या किया, खारिज कर दिया। यानी कि अब वो नाइट कर्फ्यू नहीं लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन का अब कोई मतलब नहीं बन जाता है। हालांकि ये पीडीएफ बनते टाइम ऐसा कुछ घोषणा नहीं की गई थी, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे ये न्यूज़ आ चुकी है कि इन्होंने कर्फ्यू लगाने की घोषणा तो की थी, लेकिन अब वापस इसे क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है इस घोषणा को। तो यानी कि अब नाइट कर्फ्यू कर्नाटक में नहीं लगेगा। घोषणा किसने की थी? तो कर्नाटक ने की थी, लेकिन अब क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक 14 साल के लड़के P हरिकृष्णा ने सबसे अधिक ऑल्टरनेट हिट के लिए एक गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि एक गेम में इसने सबसे अधिक ऑल्टरनेट हिट किया है, 9512 बार किया है। ठीक है, तो यह रिकॉर्ड किस खेल में उसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड जो उसने बनाया है, ये बनाया इसने टेबल टेनिस में। किसने? टेबल टेनिस में। चलिए, A 14 years old boy from Maharashtra has set a Guinness World Record for the most alternate hit in which game? तो कौन सा गेम है? टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो विल इस्टेब्लिश अ रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस एट? इसरो जो है एक एकेडमी स्टैब्लिश करने जा रहा है, रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस, जहाँ पे स्पेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये कहाँ पे स्टैब्लिश करने जा रहा है? तो क्या IIT मुंबई में, या वाराणसी में, या दिल्ली में, या खड़गपुर में? तो इसका सही जवाब है क्या? IIT वाराणसी, BHU, IIT BHU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनीत अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? तो कौन बना है? विनीत अग्रवाल। अच्छा, एसोचैम का पूरा नाम क्या होता है? एसोचैम की स्पेलिंग होती है ASSOCHAM, और एसोचैम का पूरा नाम होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। तो इसके नए अध्यक्ष अब बन गए हैं विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है? तो बिजनेस करने की ललक, वहाँ पे कितने स्टार्टअप्स हुए, वहाँ पे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, इन बहुत सारे पैरामीटर्स को लेकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसमें कौन सा देश है जो कि टॉप पर है? तो न्यूजीलैंड टॉप पर है, सेकंड पे सिंगापुर है, न्यूजीलैंड 1 पे है, सेकंड पे सिंगापुर है, एंड थर्ड पे हांगकांग है, और ऑस्ट्रेलिया तो मैंने ऐसे ही ऑप्शन में डाल दिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा जो देश भारत है इसका क्या है रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो इसकी रैंकिंग कितनी है? 63rd। ठीक है, 63rd। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, कैच द रेन किस मंत्रालय की पहल है? कैच द रेन किस मंत्रालय की पहल है? तो कैच द रेन का मतलब क्या है कि जल को
संरक्षित करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए ही ये पहल की गई है। तो ऑब्वियस ही बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि जल संसाधन मंत्रालय का ये पहल है। तो थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के नए स्ट्रेन्स किस देश में पाए गए हैं? तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि किस देश में कोविड-19 के स्ट्रेन्स पाए गए थे जिसके कारण वहाँ पे लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, नाइट कर्फ्यू की। कहाँ पे? कर्नाटका में। तो यूके तो है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में भी पाया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊपर के दोनों, बोथ ऑफ द अबव। तो यूके और साउथ अफ्रीका दोनों जगह क्या नए स्ट्रेन्स मिले हैं कोविड-19 के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में सेहत योजना शुरू की है या करने की घोषणा की है? 26 दिसंबर से ये योजना शुरू होगी। तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैज एड्रेस्ड एट द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी। कहाँ पे? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे एड्रेस इन्होंने किया है। तो आपको ये बताना है कि विश्वविद्यालय, दिस यूनिवर्सिटी हैज़ एस्टैब्लिश्ड बाय whom। ठीक है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कहाँ पे? शांति निकेतन में, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका अभी शताब्दी समारोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टार्टअप में गूगल निवेश कर रहा है? कौन सा भारतीय स्टार्टअप है जिसमें गूगल निवेश कर रहा है? तो ग्लांस और डेली हंट, ये दो भारतीय स्टार्टअप्स हैं जिनमें गूगल निवेश कर रहा है। तो थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2024 तक सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च करने की योजना बना रहा है? कौन सी कंपनी 2024 तक सेल्फ ड्राइविंग कार लाने की योजना बना रहा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर thinking to launch the self driving car by 2024? okay, which of the following कंपनीज? तो आपको बताना है कि कौन है इसमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एप्पल। एप्पल जो है ये क्या कर रहा है? एप्पल प्लान कर रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च करने का 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट भी है मेरे ख्याल से, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। बीसीसीआई ने 2022 से आईपीएल में कितनी टीम के लिए मंजूरी दी है? बीसीसीआई नॉडेड या बीसीसीआई ओकेज फॉर हाउ मेनी आईपीएल टीम्स फ्रॉम 2022? तो आईपीएल 2020 से बीसीसीआई ने 10 टीमों के लिए मंजूरी दे दी है। तो 10 टीम्स के लिए मंजूरी दे दी है। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। करंट अफेयर्स और पीआईबी रिपोर्ट्स में बस इतना ही हमने देखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू हो या नहीं हो। अगर चाहते हैं तो प्लीज़ डू शेयर, डू लाइक, तभी जा कर के मैं मोटिवेट होऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको नहीं आइडिया है कितना टाइम लगता है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक दिन करके देखिए, हर जगह से न्यूज़ ढूंढिए, देन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करिए। बहुत टाइम लगता है गाइज। तो फिर मैं तो इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू हो तो शेयर करिए, और बाकी तो मैं बनाता रहूँगा, मैं तो हुई आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। देखते रहिए एनसीईआरटी जोन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।